नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिवादन। और आप लगातार वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे जब कभी भी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के 143 प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। और ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की लोक कला से संबंधित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। चक्री नृत्य के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो चक्री नृत्य के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जगह का नाम पूछा है। कोटा। कोटा स्थान है वो चक्री नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भील जाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम बताइए। भील जाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम गौरी नृत्य है। तो भील जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? गौरी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, गौरी नृत्य कौन से स्थान पर प्रमुखता से किया जाता है? तो गौरी नृत्य वो कौन से स्थान पर प्रमुखता से किया जाता है? उदयपुर में प्रमुखता से किया जाता है गौरी नृत्य। उदयपुर जो राजस्थान का जिला है वहां पर गौरी नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, लूर नृत्य किन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? लूर नृत्य किन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये गरासिया महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। लूर नृत्य किन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? गरासिया महिलाओं द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जसनाती सिद्ध। और ये जो नृत्य करते हैं उसका नाम है अग्नि नृत्य। बीकानेर में होता है ये नृत्य। तो जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। आग के अंगारों पर ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। चलिए अगला, अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो कतियासर, यहाँ पर रे का लोप हो चुका है तो इसको और लगा देते हैं। करतरियासर बीकानेर है ये। ठीक है जी, ये रे कर दिया। करतियासर बीकानेर। ठीक है। अग्नि नृत्य। गरासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गरासियों का प्रमुख नृत्य, गरासियों का प्रमुख नृत्य, तो प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। गरासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। नेक्स्ट है, मांदल नृत्य किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है मांदल नृत्य। तो मांदल नृत्य भी किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है मांदल नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, जैसलमेर और पाली किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर और पाली किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव जी के भक्त जो होते हैं महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं। ये महिलाओं का नृत्य है। ये हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए। चक्री नृत्य है। चक्री नृत्य जो हाड़ौती अंचल, कोटा, बारां, बूंदी, इनमें ये किया जाता है चक्री नृत्य। और मुख्य रूप से इसका स्थान है वो कोटा। राजस्थान का जोधपुर जिला कौन से लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जोधपुर जिला कौन से लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है? डांडिया लोक नृत्य के लिए और घुड़ला लोक नृत्य के लिए। दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक तो डांडिया लोक नृत्य और दूसरा घुड़ला लोक नृत्य है उसके लिए। चलिए, मेव जाति का मूल नृत्य कौन सा है? रणबाजा नृत्य है मेव जाति का। मेव जाति का मूल नृत्य रणबाजा नृत्य है। मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? रतवई नृत्य है। रतवई नृत्य है वो मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है जी। गुर्जर जाति का
प्रमुख नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है, गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य चरी नृत्य। लांगुरिया लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं? करौली में गाए जाते हैं लांगुरिया लोकगीत। तो लांगुरिया लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं? करौली में। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के भोपों के द्वारा। तो कामड़ जाति के भोपे होते हैं, वो तेरह ताली नृत्य करते हैं और विशेष तौर से महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बारां का शिकारी नृत्य प्रसिद्ध है। तो बारां में कौन सा नृत्य होता है? शिकारी नृत्य होता है। थाली नृत्य किसके भक्तों के द्वारा किया जाता है? थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी के भक्त होते हैं ना, वो थाली नृत्य करते हैं। सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है सिरोही का। तो सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। डांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? डांग नृत्य, और ये किया जाता है वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के द्वारा किया जाता है डांग नृत्य। वल्लभ संप्रदाय के भक्त होते हैं ना, वो डांग नृत्य करते हैं। ढोल नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर प्रसिद्ध है ढोल नृत्य के लिए। ढोल नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर। चरवा नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है चरवा नृत्य। माली समाज की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चरवा नृत्य कहते हैं। झालावाड़ कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? झालावाड़ तो बिंदोरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़। तो झालावाड़ है, उसमें बिंदोरी नृत्य किया जाता है और उसी के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है, बंजारा समाज का मुख्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? तो मछली नृत्य और नेजा नृत्य, दो नृत्य हैं। एक तो मछली नृत्य है और दूसरा नेजा नृत्य है बंजारा समाज के। ठीक है। डांग नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? डांग नृत्य राजसमंद प्रसिद्ध है। डांग नृत्य के लिए राजसमंद जिला प्रसिद्ध है। पेजर नृत्य राजस्थान में किस अवसर पर किया जाता है? पेजर नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेजर नृत्य पेजर नृत्य वो राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, नौटंकी नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरतपुर प्रसिद्ध है नौटंकी नृत्य के लिए। नौटंकी जो नृत्य है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरतपुर का नौटंकी नृत्य प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य है वो प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य। गेंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर जिले का गेंदड़ नृत्य है वो काफी प्रसिद्ध है सीकर जिले का। डांडिया नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर। जोधपुर का डांडिया नृत्य है वो काफी प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य किस जिले में किया जाता है? चरकुला नृत्य भरतपुर जिले में किया जाता है। चरकुला नृत्य तो चरकुला नृत्य किस जिले में किया जाता है? भरतपुर जिले में। कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर जिला प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य के लिए। ठीक है, कच्छी घोड़ी और चंग नृत्य के लिए और गिंदड़ के लिए भी। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है गुलाबों का संबंध। अगला प्रश्न है, कैथोड़ी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य है। कैथोड़ी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य। पणिहारी नृत्य मुख्य रूप से किस गीत पर किया जाता है? पणियारी गीत पर ही किया जाता है पणियारी नृत्य। पणियारी नृत्य है वो पणियारी गीत पर किया जाता है। गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मेवाड़ और मारवाड़। गैर और जो अपने गांव में गैर होती है ना वो अलग है। गैर नृत्य है और होली के बाद जो खेली जाती है वो गैर अलग है। तो मेवाड़ और मारवाड़ का जो गैर नृत्य वो काफी प्रसिद्ध है। पणियारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है पणियारी नृत्य। कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है पणियारी नृत्य। गौर नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य
ग्रास्य महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है गौर नृत्य। तो ग्रास्य महिलाएं हैं वो गणगौर के अवसर पर गौर नृत्य करती हैं। अगला है नाहर नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है? भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में आयोजित होता है नाहर नृत्य का आयोजन। भीलवाड़ा का मांडल कस्बा है, वहां पर नाहर नृत्य होता है। लुम्बर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? लुम्बर होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है लुम्बर नृत्य। तो लुम्बर नृत्य है वो होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, काफी मोस्ट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न भी है, तो ध्यान रखिएगा। लुम्बर नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है जिसका नाम क्या है? लुम्बर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिछुड़ा किस जाति की महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? बिछुड़ा कालबेलिया जाति की महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है बिछुड़ा। कालबेलिया जाति की महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बिछुड़ा है। बेरीहाल नृत्य कहां पर किया जाता है? बेरीहाल नृत्य बांदा गांव में। बेरीहाल नृत्य बांदा गांव में किया जाता है बेरीहाल नृत्य। झेला नृत्य किस समाज का पसली नृत्य है? पसली नृत्य फसल पर किया जाने वाला नृत्य, फसल के पकने पर। झेला नृत्य तो ये सहरिया समाज का पसली नृत्य है। झेला नृत्य सहरिया समाज का नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ये प्रश्न काफी मोस्ट है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। हाथी मना नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? हाथी मना नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है हाथी मना नृत्य। कौन सी जाति के लोग करते हैं? भील जाति के लोग। गुड़ला नृत्य में गुड़ला किसको कहा जाता है? गुड़ला नृत्य में गुड़ला किसको कहा जाता है? मटके को या गड़े को कहा जाता है। तो मटके को या गड़े को क्या कहा जाता है? गुड़ला कहा जाता है। इसको मटके को या गड़े को, तो गड़ा कर देते हैं गड़े को। एक मिनट। ठीक है, मटके का या गड़े को गुड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना है कूद नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? कूद नृत्य, भाई कूद नृत्य की बात हो रही है, तो ये ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है जिसका नाम क्या है? कूद नृत्य है। मौर्य नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? मौर्य नृत्य ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है मौर्य नृत्य। तो मौर्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। नाहरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है नाहरगढ़ का किला? जयपुर में है नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट है तारागढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। बूंदी के किले को भी तारागढ़ कहते हैं, लेकिन अजमेर के किले को गढ़ बीठली भी कहते हैं। तो तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी दोनों हैं। ठीक है, तारागढ़ के किले का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ के किले का दूसरा नाम गढ़ बीठली है। तारागढ़ के किले का दूसरा नाम क्या है? गढ़ बीठली है। और तारागढ़ बूंदी वाले से संबंधित प्रश्नोत्तर भी यानी पहले वीडियो में बनाए हुए हैं, पहले दूसरे वीडियो में, तो आप देख लेना, पिछले ही दिनों अपलोड किया था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कितनी बुर्जें हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कितनी बुर्जें हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं। किस दुर्ग को देखकर 1932 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? यानी तारागढ़ दुर्ग को
देखा उत्तर के रूप में ही है। तो किस दुर्ग को देखकर 1932 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को देखकर कहा था, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने? सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ है नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम, सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम के आधार पर पड़ा? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था नाहरगढ़ दुर्ग का नाम, नाहर सिंह भूमिया के नाम के आधार पर। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? 9 पासवानों के लिए सवाई माधो सिंह ने करवाया था। अपनी 9 पासवानों के लिए सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है। चौबुर्जी गढ़ी में आज भी लोक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? चौबुर्जी गढ़ी में आज भी लोक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? नारसिंह बाबा की होती है, नारसिंह बाबा की, चौबुर्जी गढ़ी में। ठीक है जी। जुझार नारसिंह को नाहरगढ़ से दूसरी जगह जाने के लिए किसने मना लिया था? जुझार नारसिंह को नाहरगढ़ से दूसरी जगह जाने के लिए किसने मना लिया था? तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने मना लिया था। तो तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक था, उसने जुझार नारसिंह को दूसरी जगह जाने के लिए राजी कर लिया था। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ में स्थित है। 12वां ज्योतिर्लिंग। रमझेल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो रमझेल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में पहना जाता था और शरीर के किस भाग से संबंधित है? ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पैर में पहना जाता था रमझेल आभूषण। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणीरी भाषा कौन सी है? तो रचना का नाम है बेली कृष्ण रुक्मणीरी और उसकी भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा है। रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस से है? शेखावाटी से है। शेखावाटी से है गिंदड़ नृत्य का संबंध। ठीक है ना। ओसियां के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जोधपुर में स्थित हैं ओसियां के जैन मंदिर। कहां पर स्थित हैं? जोधपुर में। दादूपंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? कौन सी भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है दादूपंत का साहित्य। तो दादूपंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी भाषा में। किस दुर्ग को गठ बीटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़ दुर्ग को गठ बीटली के नाम से जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग को। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। सही है ये। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में। अगला है, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की अवधि में राजस्थान के किस जिले में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? यानी वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की अवधि में राजस्थान के किस जिले में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बाड़मेर में। ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क सागवान के क्या है? वन पाए जाते हैं। 75 से 110 सेमी जहां वर्षा होती है ना, औसत वार्षिक वर्षा, वहां पर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया। बीकानेर किस पशु की नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। ऊंट की नस्ल भी है। राठी किस पशु की नस्ल है? गाय की। राठी कौन से पशु की नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है राठी। जखराना किस पशु की नस्ल है? बकरी की नस्ल है जखराना। ठीक है।
मगरा किस पशु की नस्ल है? भेड़ की नस्ल है मगरा। मगरा किस पशु की नस्ल है? भेड़ की। राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो राजस्थान के कौन से यूरोपीय देश हैं जिनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है, यानी नॉर्वे और पोलैंड दोनों देशों के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी का नाम बताइए। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी, तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी कौन सी है? प्रमुख चोटी भानगढ़ है। ये प्रश्न भी आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो भानगढ़ है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी का नाम, भानगढ़। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी का नाम तारागढ़ है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी का नाम तारागढ़। और दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी का नाम, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी का नाम क्या है? दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी का नाम क्या है? ऋषिकेश है। तो दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी का नाम क्या है? ऋषिकेश। ये चोटी का नाम है जी, स्थान का नाम नहीं है, चोटी का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रूपनगढ़, मेढा, खांडेल राजस्थान की किस अपवाह तंत्र से संबंधित नदियां हैं? रूपनगढ़, मेंढा और खांडेल राजस्थान के किस अपवाह तंत्र से संबंधित नदियां हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नदियां हैं। यानी रूपनगढ़ भी है, मेंढा भी और खांडेल भी है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से यानी संबंधित नदियां हैं। यानी ये राजस्थान के अंदर ही बहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, भीतरी भीतर। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामअवतार अग्रवाल हैं मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक, रामअवतार अग्रवाल। गडेपान में किसका कारखाना है? उर्वरक का कारखाना है गडेपान में। किसका? उर्वरक का। तांबे की खदान कहां पर है? खेतड़ी में है तांबे की खदान। मोडक में कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग है मोडक में प्रमुख रूप से, और भी उद्योग है लेकिन सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से है। पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया। यानी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को विलोपित कर दिया था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सेवा शर्तों और साथ ही साथ उनकी संख्या का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान राज्य सचिवालय के पदाधिकारियों का क्रम होता है। तो राजस्थान राज्य सचिवालय के पदाधिकारियों का क्रम ये होता है, सबसे पहले मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव और फिर उप सचिव। तो पहले मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव और फिर उप सचिव होता है, ये क्रम होता है। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ठीक है, हरित क्रांति कृषि से। पीत क्रांति का संबंध है तिलन से, पीत क्रांति का संबंध तिलन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन नागौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1999 में किया गया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन सा देश है?
मौलिक अधिकारों का स्रोत कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है मौलिक अधिकारों का स्रोत देश। अगला है, संसदीय लोकतंत्र का स्रोत कौन सा देश है? ब्रिटेन है। संसदीय लोकतंत्र का स्रोत कौन सा देश है? ब्रिटेन है। नीति निर्देशक तत्व का स्रोत कौन सा देश है? आयरलैंड है। नीति निर्देशक तत्व का स्रोत कौन सा देश है? आयरलैंड है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। एक विशेषता तो ये थी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया था। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया। उच्च सदन को क्या कहा गया था? राज्य परिषद कहा गया। और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। उच्च सदन को क्या कहा गया? राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है जिला प्रमुख। हालरिया गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है हालरिया। बच्चे के जन्म के अवसर पर। पावना गीत कब गाया जाता है? नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। नए दामाद के ससुराल आने पर पावना गीत गाया जाता है। ठीक है जी। अगला है, गुड़ला कब गाया जाता है? गुड़ला। तो गुड़ला कब गाया जाता है? गीत भी है, नृत्य भी। मारवाड़ में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाता है। मारवाड़ में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाता है। महाराणा उदय सिंह किसके पुत्र थे? राणा सांगा के पुत्र थे महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह की बनवीर से रक्षा किसने की? पन्नादाय ने की थी। उदय सिंह की बनवीर से रक्षा किसने? पन्नादाय ने। राणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप की माताजी का क्या नाम था? महारानी जयवंती देवी था। महाराणा प्रताप की माताजी का क्या नाम था? महारानी जयवंती देवी। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में विक्रम संवत 1597 में। विक्रम संवत 1597 में कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप भीलों में किस नाम से मशहूर हुए? कीका के नाम से मशहूर हुए थे महाराणा प्रताप भीलों में। महाराणा प्रताप चित्तौड़ कब आए? महाराणा प्रताप चित्तौड़ कब आए? 1552 में अपनी माता के साथ चित्तौड़ आए थे। 1552 में अपनी मां के साथ महाराणा प्रताप चित्तौड़ आए थे। चित्तौड़ में महाराणा प्रताप किस महल में रहने लगे? झाली महल में रहने लगे थे। तो चित्तौड़ में महाराणा प्रताप कौन से महल में रहने लगे? झाली महल में। महाराणा प्रताप की शस्त्र शिक्षा किसकी देखरेख में होने लगी? महाराणा प्रताप की शस्त्र शिक्षा किसकी देखरेख में होने लगी? तो महाराणा प्रताप की जो शस्त्र शिक्षा है वो किसकी देखरेख में होने लगी? करसनदास रावत की देखरेख में। तो शस्त्र शिक्षा किसकी देखरेख में हुई? करसनदास रावत की देखरेख में हुई थी। महाराणा प्रताप ने युद्ध संबंधी विशेष ज्ञान किससे प्राप्त किया? युद्ध संबंधी विशेष ज्ञान किससे प्राप्त किया? जयमल राठौड़ से प्राप्त किया था महाराणा प्रताप ने युद्ध संबंधी विशेष ज्ञान। सांवलदास और उनके भाई करम सिंह चौहान को किसने परास्त किया? सांवलदास और उनके भाई करम सिंह चौहान को किसने परास्त किया? सोम नदी के किनारे महाराणा प्रताप ने परास्त किया था सांवलदास और करम सिंह चौहान को। महाराणा प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था? मामरख पंवार की पुत्री अजबदे के साथ। मामरख पंवार की पुत्री अजबदे के साथ महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था। महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ? महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को महारानी अजबदे की
कोख से हुआ था? 16 मार्च 1559 को महारानी अजबदे की कोख से महाराणा अमर सिंह का जन्म हुआ। चलिए, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1567 में 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? जयमल राठौड़ और पत्ता चूड़ावत ने किया था। जयमल राठौड़ और पत्ता चूड़ावत ने चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व किया था 1567 में। अकबर की सेना कितने महीनों तक चित्तौड़ का घेरा डाले रही? अकबर की सेना कितने महीनों तक चित्तौड़ का घेरा डाले रही? 4 महीनों तक, 4 महीने तक। अगला प्रश्न है, जयमल के घुटने में चोट लगने के कारण किसके कंधे पर बैठकर युद्ध करने लगे? जयमल के घुटने में चोट लगने के कारण किसके कंधे पर बैठकर युद्ध करने लगे? अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध करने लगे थे। तो जयमल राठौड़ के घुटने में चोट लगी तो वे अपने भतीजे कल्ला जी राठौड़ के कंधे पर बैठे और युद्ध करने लगे। जयमल राठौड़ का बलिदान कहां पर हुआ? पांडन पोल के पास जयमल राठौड़ का बलिदान हुआ। पांडन पोल के पास जयमल राठौड़ का बलिदान हुआ। महाराणा उदय सिंह का देहावसान कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहावसान हुआ। 28 फरवरी 1572 को। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए सर्वप्रथम दूत बनाकर किसको भेजा? अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए सर्वप्रथम दूत बनाकर किसको भेजा? नवंबर 1572 में जलाल खां कोरची को भेजा था। तो पहली बार दूत बनाकर किसको भेजा? नवंबर 1572 में जलाल खां कोरची को भेजा। ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए जून 1573 में किसको वार्ता के लिए भेजा? दूसरी बार, यानी पहले जलाल खां कोरची, उसके बाद दूसरी बार किसको भेजा? आमेर के राजकुमार कुंवर मान सिंह को भेजा था और जून 1573 में भेजा था। चलिए, महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह का स्वागत कहां पर किया? उदय सागर की पाल पर किया था महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह का स्वागत। चलिए, अकबर ने सितंबर 1573 में महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए किसको भेजा? और तीसरी बार किसको भेजा? 1573 में महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए किसको भेजा? आमेर के राजा भगवंत दास को भेजा था। आमेर के राजा भगवंत दास को। अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए किसको भेजा? चौथी बार टोडरमल को भेजा था, अंतिम बार। तो पहली बार जलाल खां कोरची, दूसरी बार मान सिंह, तीसरी बार भगवंत दास और चौथी बार टोडरमल। ठीक है। दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप ने वार्ता करने के लिए टोडरमल को भेजा था। अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए किसके नेतृत्व में 5000 सैनिकों को मेवाड़ पर अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए किसके नेतृत्व में 5000 सैनिकों को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? कुंवर मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में। उस कुंवर मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंवर मान सिंह ने अपना पड़ाव कहां पर डाला? मोलेला ग्राम में डाला था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंवर मान सिंह ने अपना पड़ाव कहां पर डाला? मोलेला ग्राम में डाला था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना ने अपना पड़ाव कहां पर डाला? हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना ने अपना पड़ाव कहां पर डाला? लोसिंग में डाला था। लोसिंग स्थान पर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है जी, 18 जून 1576। हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध कौन से ग्राम के मैदान में लड़ा गया था? कौन से गांव के मैदान में लड़ा गया? खमनोर ग्राम के मैदान में लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध कौन से गांव के मैदान में लड़ा गया? खमनोर ग्राम के मैदान में।
अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कब भेजा? अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कब भेजा? अक्टूबर 1577 में और नवंबर, ये नवंबर है, नंबर नहीं है, इसको नवंबर कर देता हूं। के 79 के मध्य, तो अक्टूबर 1577 से नवंबर 1579 के मध्य भेजा था। अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कब भेजा? अक्टूबर 1577 से नवंबर 1569 के मध्य भेजा था। महाराणा प्रताप को परास्त करने के लिए अकबर अपनी सेना लेकर अजमेर से कब निकल पड़ा? यानी स्वयं अकबर अपनी सेना लेकर कब निकला? अजमेर से निकल पड़ा 11 अक्टूबर 1576 को, 11 अक्टूबर 1576 को निकल पड़ा था। शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किए? शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किए? 3 बार आक्रमण किए। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किए? 3 बार। ठीक है। महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए 6वीं बार किसको भेजा गया? तो 6वीं बार आक्रमण करने के लिए किसको भेजा गया? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। तो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए 6वीं बार अब्दुल रहीम खान खान को भेजा गया था। महाराणा प्रताप का अभिन्न मित्र कौन था? अभिन्न मित्र भामाशाह थे। आवड़ में अथाह धन संपत्ति लेकर कब उपस्थित हुआ? तो अब महाराणा प्रताप के अभिन्न मित्र थे, कौन थे? भामाशाह। ये आवड़ में अथाह धन संपत्ति लेकर कब उपस्थित हुआ? सितंबर 1578 में उपस्थित हुआ। सितंबर 1578 में आवड़ के अंदर अथाह धन संपत्ति लेकर उपस्थित हुए थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 7वां आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? यानी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 7वां आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में किया था 7वां आक्रमण। तो महाराणा प्रताप पर टोटल कुछ यानी 7 आक्रमण किए थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी किसको बनाया? चावंड को बनाया था संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी किसको बनाया? चावंड को। महाराणा प्रताप का देहावसान कब हुआ? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ था। 19 जनवरी 1597। तो ये थे 143 प्रश्नोत्तर।